भारतीय सेना के मुताबिक चीन जो है गोगरा की पेट्रोल पॉइंट नंबर 17A से पीछे हटने के लिए तो तैयार हो गया है, लेकिन अभी भी हॉट स्प्रिंग पर गतिरोध जारी है। यानी कि गोगरा की पेट्रोल पॉइंट नंबर 17A से दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने परमानेंट बेस पर जा चुकी हैं और इस इलाके में जितना भी अस्थायी निर्माण दोनों देशों की सेनाओं ने किया था उसे भी यहां से अब हटा लिया गया है। 12वें दौर की मीटिंग के दौरान भारतीय सेना ने चीन से साफ तौर से कहा था कि LAC के हॉट स्प्रिंग और गोगरा इलाके से दोनों देशों की सेनाओं को डिसएंगेजमेंट यानी कि सैनिकों को पीछे हटा लेना चाहिए। अभी भी पूर्वी लद्दाख से सटी हुई LAC के कई ऐसे विवादित इलाके हैं जहां पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं और गतिरोध भी जारी है। इनमें हॉट स्प्रिंग, डेमचौक और डेप्सांग प्लेन मुख्य तौर से ऐसे विवादित इलाके हैं जहां पर दोनों देशों की सेनाओं में अभी भी तनाव बना हुआ है। दोनों देशों की सेनाएं अगले महीने रूस में होने वाली SCO मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए जाने वाली हैं। जिन 6 स्थानों को चिन्हित किया गया है उनमें से 3 मेघालय में हैं और 3 असम में। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री यानी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा जल्द ही इन तीनों स्थानों का दौरा करेंगे। गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के बीच एक अहम बैठक हुई। इस मुलाकात में सीमा विवाद के मुद्दे पर बात हुई। कुल 12 स्थानों को लेकर दोनों राज्यों के बीच विवाद है। इनमें से 6 ऐसे क्षेत्रों की पहचान की गई है जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाना है। दोनों राज्यों ने कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में 3 समितियां बनाने का फैसला किया है। ये तीनों समितियां उन 6 जगहों का दौरा करेंगी जिनकी पहचान की गई है। असम और मिजोरम में खूनी संघर्ष के बाद अब दोनों राज्यों में यानी कि असम और मेघालय में भी जमीन को लेकर समझौता हो रहा है। दोनों राज्यों ने ये मिलकर फैसला किया है कि जमीन विवाद को लेकर वो चरणबद्ध तरीके से इसे सुलझाएंगे। तालिबान से लड़ रहे अफगानिस्तान को है भारत से मदद की उम्मीद। पहली बार अफगानिस्तान सरकार ने माना कि तालिबान जल्द ही राजधानी काबुल पर कब्जा कर सकता है। तालिबान के खिलाफ अफगान फौज जोरदार तरीके से लड़ रही है। कई जगह एयर स्ट्राइक भी की गई और तालिबान से कई इलाके वापस भी लिए गए। लेकिन अफगान सरकार ने पहली बार आशंका जताई है कि तालिबान अगले कुछ महीनों में काबुल तक बढ़ सकता है। अगर इसी तरह के हालात रहे आइंदा 6 से 9 महीनों तक, तो हम एक बहुत बड़ी जंग में तालिबान के साथ होंगे। तालिबान और अफगान फौज में इस वक्त हेलमंड प्रांत में सबसे भयंकर लड़ाई चल रही है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में बरपा है बाढ़ का कहर। इस जिले के 5 गांव पानी में डूबे हुए हैं। NDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। देखिए कैसे बाढ़ में बस्ती की बस्ती डूब गई, लोगों की छोटी छोटी दुकानें बह गईं। ये तस्वीर देखिए, बाढ़ में डूबी हुई बाइक को 5 लोग किस तरह धक्का देकर बाहर निकालने की जुगत में हैं। अशोकनगर जिले के गांव किस कदर पानी में डूबे हैं इसका अंदाजा इस तस्वीर से लगा सकते हैं। लोगों को निकालने के काम में जुटे इस पुलिसकर्मी की कमर से ऊपर तक पानी भरा है। नौबत ये आ गई है कि ट्यूब की नाव बनाकर फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। इनमें बच्चे और बुजुर्ग दोनों हैं। NDRF, SDRF भी अपनी नाव लेकर आ गए हैं, लेकिन संकट ज्यादा बड़ा है, इसलिए सरकार ने सेना को बुला लिया है। असल में लगातार हो रही बारिश से अशोकनगर जिले के नदी नाले उफने हुए हैं। ज्यादातर गाँव का आपस में संपर्क भी टूट गया है। राजस्थान के झालावाड़ की रिहायशी कॉलोनी में देखते ही देखते गिर गई 3 मंजिला बिल्डिंग। चपेट में आने से बाल बाल बचा बाइक सवार। पलक झपकते ही मकान जमीन पर आ गया। झालावाड़ जिले की भवानी मंडी की कॉलोनी में ये 3 मंजिला मकान ताश के पत्तों की तरह पलक झपकते ही धराशायी हो गया। हैरानी की बात यह है कि ये एक निर्माणाधीन इमारत थी, लेकिन लगातार हो रही बारिश का कहर ऐसा बरपा कि 3 मंजिला बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। गनीमत ये रही कि बिल्डिंग गिरते वक्त आसपास बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में नकली शराब के मास्टरमाइंड के होटल पर चला प्रशासन का बुलडोजर। प्रशासन ने उसके होटल को ढहा दिया। एक नहीं 3 बुलडोजर लगाने पड़े, तब जाकर जहरीली शराब के मुख्य आरोपी कालका प्रसाद का होटल जमींदोज हो पाया।
खंडवा जिले में आने वाले पवित्र ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में आज मोड़ टक्का स्थित एक शराब माफिया के होटल पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन ने यह कार्रवाई हाल में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद की है। नकली शराब पीने से पिछले दिनों 3 जिलों में कई लोगों की जान गई थी। शराब कांड का मुख्य आरोपी कालका प्रसाद जेल में है। जयपुर में आज एक अजीबोगरीब हादसा हुआ। एक युवक के कान में लगा ब्लूटूथ ईयरफोन फट गया और उसकी जान चली गई। ये अपनी तरह का शायद पहला मामला होगा जब कान में लगे ईयरफोन में ब्लास्ट होने से किसी की मौत हो गई। जयपुर के चोमू में ये दर्दनाक हादसा हुआ। उदयपुरिया गांव के निवासी राकेश नागर के कान में लगा ब्लूटूथ वाला ईयरफोन धमाके के साथ फटा। युवक को सिद्धि विनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों का कहना है कि कान में हुए धमाके की वजह से मुमकिन है कि कार्डिक अरेस्ट की वजह से युवक की मौत हुई। अमरनाथ यात्रियों के लिए श्रीनगर में बनाया जा रहा है एक बड़ा यात्री निवास। इसमें 3000 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों के ठहरने का इंतजाम होगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के पंता चौक में अमरनाथ श्राइन बोर्ड के ऑफिस और यात्री निवास की आधारशिला रखी। बताया गया है कि इस यात्री निवास में 3000 से ज्यादा यात्रियों के लिए ठहरने की बेहतरीन सुविधाएं होगी। ये यात्री निवास लगभग 1.5 साल के भीतर बन जाएगा। इसके लिए सरकार ने 3 एकड़ का प्लॉट उपलब्ध कराया है। रामबन जिले के चंद्रकोट में भी 3200 यात्रियों की सुविधा के लिए एक यात्री निवास बन रहा है, जबकि जम्मू में भी एक और बड़ा यात्री निवास बनाने का प्लान है। ओलंपिक के शहर टोक्यो में चलती ट्रेन में हुई खूनी वारदात। ट्रेन में चाकूबाजी की घटना से मची अफरा तफरी। चलती ट्रेन में चाकूबाजी हुई तो चीख पुकार मच गई। टोक्यो पुलिस का कहना है कि हमलावर ने एक के बाद एक 4 लोगों को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। ये वारदात टोक्यो की एक इलेक्ट्रिक ट्रेन में हुई। पुलिस उस हमलावर की तलाश कर रही है जो कि वारदात करने के बाद फरार हो गया। जो 4 ट्रेन यात्री इस वारदात में घायल हुए हैं, उनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। वारदात के बाद हमलावर तो भाग खड़ा हुआ, लेकिन हमले में इस्तेमाल किया गया उसका चाकू और मोबाइल फोन पीछे छूट गया। मोदी सरकार ने खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल दिया। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाएगा। खुद पीएम मोदी ने दी इसकी जानकारी। मोदी सरकार ने आज खेल से जुड़ा बड़ा फैसला किया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। पीएम मोदी ने कहा, मुझे लोगों से बहुत सुझाव मिल रहे थे। ध्यानचंद भारत के पहले खिलाड़ी थे जो देश के लिए सम्मान और गर्व लाए। देश में खेल का सर्वोच्च पुरस्कार उनके नाम पर रखा जाना ही उचित है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता रहा है। मेजर ध्यानचंद की जयंती 29 अगस्त पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ध्यानचंद के खेल की बदौलत ही भारत ने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल की दुनिया का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। सम्मान के रूप में प्रशस्ति पत्र, अवार्ड और 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल से चूक गई भारत की बेटियां। हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल मैच में ग्रेट ब्रिटेन ने भारत को 4-3 से हराया। भारत की महिला हॉकी टीम का टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने का सपना टूट गया है। ब्रॉन्ज मेडल जीतने की रेस में ग्रेट ब्रिटेन की टीम ने भारतीय टीम को 4-3 से हरा दिया। हालांकि महिला हॉकी टीम ने आज पूरी जी जान लगा दी। कड़े मुकाबले में हमारी टीम ने शानदार खेल दिखाया और दूसरे क्वार्टर में 3-2 की बढ़त बना ली थी, लेकिन भारतीय टीम ने इस बढ़त को कायम नहीं रख सकी और ब्रिटेन ने तीसरे और चौथे क्वार्टर में 15 मिनट के अंदर 2 गोल दागकर 4-3 से मैच जीत लिया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने इस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया है और पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया। इससे पहले भारतीय महिला हॉकी टीम सिर्फ 2 बार ओलंपिक में हिस्सा ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला हॉकी खिलाड़ियों से फोन पर बात कर उनका हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री से बात करते वक्त कई खिलाड़ी भावुक हो गए। नमस्कार सर। नमस्ते। देखिए, आप सब लोग बहुत बढ़िया खेले हैं। आपने इतना पसीना बहाया पिछले 5-6 साल से, सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप इसी में एक साधना कर रहे थे। सर थैंक यू सो मच। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए, देश आज आपका पर गर्व कर रहा है। थैंक यू वेरी मच सर।
Thank you for your words, and the girls are very emotional at the moment. इससे पहले पुरुष हॉकी टीम से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की थी। पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। कुश्ती में बजरंग सेमीफाइनल मुकाबला हारे। अजरबैजान के पहलवान पर लीड के बाद पुनिया ने पॉइंट्स गंवाए। अब ब्रॉन्ज के लिए खेलेंगे। कुश्ती में एक और सिल्वर या गोल्ड मेडल का सपना आज टूट गया। टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से मेडल के दावेदार पहलवान बजरंग पुनिया सेमीफाइनल मुकाबला हार गए हैं। हालांकि उनसे अभी भी कांस्य पदक की उम्मीद बाकी है। आज के मुकाबले में बजरंग पुनिया ने शुरुआत में बड़ाई बनाई, पर फिर लगातार पिछड़ते गए। अजरबैजान के हाजी अलीएव ने उन्हें 12 पास से हराया। अलीएव 57 किलोग्राम में रियो 2016 के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट और 61 किलोग्राम में 3 बार वर्ल्ड चैंपियन हैं। बजरंग पुनिया भले ही मुकाबला हारे, लेकिन उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। उनको कांस्य पदक की लड़ाई अभी लड़नी है। कल रवि दहिया ने देश को सिल्वर मेडल दिलाया। सरकार के खिलाफ आज बस में सवार हुआ विपक्ष का मोर्चा। राहुल गांधी के साथ विपक्ष के नेता बस में बैठकर जंतर मंतर पहुंचे। बस है, बस में विपक्ष के नेता हैं और विपक्षी नेताओं का यह मोर्चा जा रहा है जंतर मंतर। आज मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष इसी अंदाज में दिखा। किसानों के समर्थन में राहुल के नेतृत्व में विपक्षी नेता इसी तरह जंतर मंतर पहुंचे, जहां किसानों की रोज संसद लगती है। इस मोर्चे में 10 से ज्यादा दलों ने हिस्सा लिया और यहाँ पे हम किसानों को, हिंदुस्तान के सब किसानों को अपना पूरा का पूरा समर्थन देंगे। चर्चा से कोई काम नहीं चलेगा। ये काले कानून है, उनको रद्द करना। ये तो परिस्थिति वैसी हो गई, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। आज विपक्ष बस में दिखा तो इससे पहले राहुल गांधी ट्रैक्टर और साइकिल पर सवार होकर संसद भवन तक पहुंचकर किसानों की आवाज बुलंद कर चुके हैं। बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले जितेंद्र सिंह बबलू को लेकर विवाद बढ़ा। रीटा बहुगुणा जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा। परसों लखनऊ में बीएसपी के पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी में शामिल कराया था, लेकिन बबलू की बीजेपी में एंट्री को लेकर विवाद बढ़ने लगा है। उसी दिन रीटा बहुगुणा जोशी ने आपत्ति जताई थी। अब रीटा बहुगुणा जोशी ने बबलू के फैसले पर फिर से विचार करने की मांग की है। रीटा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले पर बात करने के लिए मिलने का समय भी मांगा है। 1-2 दिन में वो जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकती हैं। साल 2009 में रीटा बहुगुणा जोशी जब कांग्रेस के अध्यक्ष थी तो उनके घर पर आगजनी हुई थी। उसका आरोप लगा था तत्कालीन बीएसपी विधायक जितेंद्र सिंह बबलू पर, और इसी वजह से ये पूरा विवाद खड़ा हो रहा है। जम्मू के सांबा में ड्रोन के जरिए बॉर्डर पार से हथियारों की सप्लाई। सांबा में 2 पिस्टल, 5 मैगजीन और 122 राउंड गोलियां मिली। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के राजपुरा सेक्टर में बॉर्डर के पास हथियार बरामद हुए हैं। आशंका है इन हथियारों को ड्रोन से गिराया गया। इसमें 2 पिस्टल, 5 मैगजीन और 122 राउंड गोलियां मिली हैं। 15 अगस्त से पहले आतंकी बड़ा हमला करने की साजिश में है। बैग को खोले जाने पे पता चला कि उसमें कुछ आर्म्स एम्यूनिशन है, जिसकी डिटेल आपको बाद में बता दी जाएगी। अब ये आर्म्स एम्यूनिशन इस एरिया में कैसे आए, क्या ये ड्रोन ड्रॉपिंग है या कोई इसको उठा के कहीं और ले जा रहा था, कोई कुरियर था इसमें, ये सब विषय जो है वो इन्वेस्टिगेशन का है। जब तक वो क्लियर नहीं होता कुछ नहीं कहा जा सकता। 15 अगस्त और जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म होने के 2 साल पूरे होने के मौके पर पुलिस और सेना पहले से ही अलर्ट पर हैं, इसलिए सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में नहीं रुक रही मौसम की मार। नदियां उफान पर हैं, रास्ते डूबे हैं और इन डूबे रास्तों पर जिंदगी संघर्ष कर रही है। एमपी में पानी कैसे अपनी ताकत दिखा रहा है, ये तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। देखिए कैसे ये शख्स पानी में डूबे रास्ते से गुजर रहा है और अचानक ये पानी में बह जाता है। यहाँ मौजूद लोगों की मदद से इसकी जान बाद में बचा ली गई। अब ये तस्वीर भी देखिए, मध्य प्रदेश के सागर में पुल पर समंदर बह रहा है। डूबे पुल को पार करने के शख्स ने कोशिश की और अचानक ये लड़खड़ाया और पहले पुल किनारे किसी तरह खुद को रोके रखा, लेकिन बाद में पानी जीता और ये बह गया। जानकारी के मुताबिक ये शख्स बाद में बचा लिया गया। भोपाल, विदिशा, गुना समेत कई जिलों में रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में कई और जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
यूपी में यमुना समेत कई नदियां उफान पर, कई जिलों में नदी किनारे बसे गांव में पानी घुसा। तस्वीरें यूपी के कानपुर की हैं। पांडू नदी में बाढ़ आई जिसकी वजह से हालात खराब हुए। यूपी के औरैया में यमुना नदी में बाढ़ आई है जिसकी वजह से यमुना किनारे के गांव पूरी तरह से डूब गए हैं। देखिए यहाँ घरों का क्या हाल है। औरैया में अब नाव को देखिए, इस नाव पर जिलाधिकारी और इलाके के एसपी सवार हैं। माइक लेकर घर में फंसे लोगों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि कैसे बाढ़ से बाहर निकले। आप लोग सभी लोग पहुँचे, लापरवाही मत कीजिए, इसमें मत रुको, रात में इसमें मत रुकिए। ये देखिए यूपी में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। बहुमंजिला इमारतें डूब गई हैं, घर, मकान, खेत, खलिहान सब कुछ जलमग्न है। हावड़ा, हुगली, पश्चिम मिदनापुर, पूर्व मिदनापुर, इन चारों जिलों में तबाही का ये मंजर बना हुआ है। राज्य सरकार की ओर से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है तो एनडीआरएफ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। लेकिन अगर बारिश अगले 24 घंटे में नहीं थमी या कम नहीं हुई तो बाढ़ की स्थिति बद से बदतर हो सकती है। ममता बनर्जी का आरोप है कि केंद्र सरकार की वजह से और उनकी गलतियों की वजह से जो डीवीसी का पानी छोड़ा गया है वो उसकी वजह से इस बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है पिछले कुछ दिनों में। लेकिन दूसरी ओर डीवीसी का कहना है कि हमेशा, क्योंकि ये एक टीम कमेटी काम करती है जिसमें झारखंड की सरकार, बंगाल की सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही उसमें स्टेक होल्डर्स हैं, तीनों स्टेक होल्डर्स हैं, जिसकी वजह से आरोप किसी एक पर नहीं लगाया जा सकता। राजस्थान में आफत बरसा रहे बादल अब पहुंचे हैं झालावाड़। झालावाड़ में 2 दिन से हुई तेज बारिश ने बाढ़ ला दी है। झालावाड़ के रिहायशी इलाके में पानी ऐसे आ रहा है कि लगता ही नहीं कि ये रेगिस्तान वाला राजस्थान है। देखिए यहाँ थाने डूबे हुए हैं, लोगों के घर और दुकानें भी डूबी हुई हैं। सड़कों का हाल देखिए, गाड़ियां पानी में गुम हैं, मोटरसाइकिल तो मानो पानी में बह जाए। अब देखिए राजस्थान की बारां की ये तस्वीरें। बारां में नदी नाले उफान पर आए तो पुल टूट गया। दर्जनों गाँव का यहाँ सड़क रास्ता बंद हो गया है। ऐसे हालातों में लोग रस्सी की मदद से नदी पार कर रहे हैं। तस्वीरें ऐसी कि एक गलती हो जाए तो जान खतरे में पड़ जाए। बाढ़ और बारिश की वजह से बारां झालावाड़ मेगा हाईवे ठप हो गया है। उफनते नदी नालों के कारण झालावाड़ और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले कई मार्ग बंद हो गए हैं। सड़क पर मौजूद इस गाड़ी और इसे चला रहे ड्राइवर की शायद किस्मत अच्छी थी कि वो पहाड़ों के मलबे के नीचे नहीं आया। खतरा देखकर इसने कुछ मीटर पहले ही गाड़ी रोक दी थी। उसके देखते ही देखते पहाड़ी का एक हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। उत्तरकाशी में चट्टान टूटने से रास्ते बंद हुए। यहाँ तो चट्टान की चपेट में कार भी आ गई। तस्वीरें दूर से हैं, लेकिन दिख रहा है कि कार पूरी तरह बर्बाद हो गई है। चट्टान टूटने से बंद रास्तों पर गाड़ियाँ फंस जाती हैं। ऐसे में मुसाफिरों को दिक्कत होती है। तो अगर आप सफर कर रहे हैं तो सावधान रहें और खराब हालतों से निपटने की तैयारी अपने साथ रखें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।